नमस्कार, यह है कहानियों का संसार किस्सा कहानी और मैं लेकर आई हूँ नागार्जुन जी की कहानी रतिनाथ की चाची। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना कि रतिनाथ की चाची मतलब गौरी की माँ गौरी को लेकर चिंतित थी और अपने कमरे में लेटी हुई थी। लेटे लेटे वह गौरी को लेकर चिंतित थी। तो आइए सुनते हैं आगे। लेटे लेटे सोचने लगी, इस तरह गौरी को मैं छिपाकर कब तक रख सकूंगी। इसी तरकुलवा में यह घटना क्या पहले कभी नहीं हुई है? अवश्य हुई है। तब चतुरा चौधरी की लड़की, मक्खन पाठक की पतोहू, पंडित जी की बहन गौरी के माँ के सामने समूचा आसमान तारों से झलमल कर रहा था। नक्षत्र खचित यह रजनी उनको वैसी ही लग रही थी जैसी चांदी के 10-5 गहनों से भूषित कोई सांवली औरत। वह थोड़ी देर तक आंखें मूंदे रही, फिर मानो किसी निश्चय पर पहुंच गई हो, उसकी आंखें चमक उठी। अंदर के संकल्प को वाणी देने का परिधान देने के लिए उसके होंठ फड़कने लगे। वह अपने आप ही बुदबुदाने लगी, कोई क्या कर लेगा हमारा, बिटिया को मैं प्याज की तरह जमीन के अंदर दबा कर नहीं रख सकती। इसके चलते जो कुछ हो, जिस समाज में हजारों की तादाद में जवान विधवाएं रहेंगी, वहां यही सब तो होगा। मक्खन पाठक की पतोहू उधर कर पंजाब चली गई, एक सिख के साथ रहती है। मैं अपने बेटी को झाड़ू से झाड़ पोंछ कर घर निकाला और देश निकाला दे दूं तो मुझसे नहीं होगा। मेरे जीते जी गौरी मुसलमान या सिख के घर जाने को मजबूर नहीं की जा सकती। भात तैयार हो चुका था। छिलके छील कर गौरी की माँ ने चोखा बनाया, नमक, हरी मिर्च और सरसों का तेल डाला, थाली में भात परोसा। चमाइन मना कर गई थी, मगर माँ का दिल ठहरा। वह कहाँ माने। थोड़ा सा भात एक छोटी थाली में भी परोसा। कांसे की चमचमाती यह छोटी सी थाली माँ का ध्यान अतीत की ओर खींच ले गई। जय किशोर भी इसी थाली में खाकर बड़ा हुआ था और गौरी भी इसी में खाकर बड़ी हुई थी। प्रतिभा माँ और उमानाथ ने भी कई बार इस थाली में खाना होगा। जय किशोर बाबू के तीनों बच्चे इसमें खा चुके थे। ममता के मारे माँ का हृदय छलकने लगा। वह पछताने लगी कि नाहक ही दिन में गौरी को एक ठुनका मार दिया। माँ हूँ तभी तो आई है, नहीं तो मुजफ्फरपुर पटना न भाग जाती। कहते हैं अरिया समाज मतलब आर्य समाज, कहते हैं अरिया समाज के तरफ से बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम है। विधवा हो चाहे कोई हो, वहाँ गर्भ किसी का नहीं गिराया जाता। ठीक समय पर बच्चा पैदा होता है, माँ चाहती है तो बच्चे को रखती है, नहीं तो अरिया समाज ही बच्चा को रख लेता है। अच्छा ना है, आखिर अच्छे लोग नहीं हैं तो दुनिया कैसे चलती। सब ठीक ठाक करके वह उठी और गौरी को ले आई खिलाने। वह आ नहीं रही थी, परंतु माँ ने कहा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, जा। दोनों खाने बैठी, दही का बर्तन नजदीक ही रख लिया। उधर रतिनाथ को अपनी माँ याद नहीं है, थोड़ा सा आभास मात्र है। वह गौर शाम थी, उसे दमा का रोग था, ज़्यादातर वह लेटी ही रहती थी। वह बस यही रति को याद है। माँ का चेहरा कैसा था, कपाल छोटा, आंखें न छोटी न बड़ी, नाक नुकीली नहीं थी। माँ का प्रसंग छिड़ते ही एक भयानक दृश्य उस लड़के की आंखों के आगे नाच जाता था। वह नहीं चाहता था कि इस तरह का अप्रिय और भयानक दृश्य उसे याद आए, किंतु सिर्फ आंखें मूंद लेने से ही कोई बात मन में न आए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। क्या थी वह बात? वह बात यही थी कि रतिनाथ की बीमार माँ बिस्तर पर उतान लेटी पड़ी है और जयानाथ रुद्र रूप धरकर बेचारी की छाती पर बैठा है। हाथ में कुल्हाड़ी है और वह अपनी स्त्री की गर्दन रेतता जा रहा है। वह घिघिया रही है, लेकिन कोई भी इस नरमेद में हस्तक्षेप करने वाला वहां मौजूद नहीं है। माँ घिघियाती है। 3.5 साल के अबोध रत्ती ने यह दृश्य देखकर दम साध लिया है। घर के कोने में बैठा हुआ वह कनखी से रह रह कर अपनी माँ और बाप को देख लेता है। माँ की स्मृति के साथ यह भयानक चित्र रत्ती के आंखों के आगे आ जाता है। पिता के रुद्र स्वभाव के प्रति इस बालक के हृदय में प्रतिहिंसा की आग कभी कभी सुलग उठती है। तनी भौहों और चढ़ी आंखों से वह बाप की ओर घूरता है।
जिसको चाची से सदैव घुल घुल कर बातें करते पाया है, उसी का अपनी माँ के प्रति वह नृशंस और रुक्ष व्यवहार रतिनाथ की समझ से परे की बात थी। वह 4 साल का था तभी माँ मरी थी। माँ के बाद चाची ने ही उसकी देखभाल की है। अकारण क्रोधी स्वभाव के इस पिता से चाची ही उसे बचाती आई है। इन बातों से रतिनाथ अपनी चाची के लिए जान देने तक के लिए हाजिर रहता। पिता के प्रति उसकी भक्ति या श्रद्धा बिल्कुल बनावटी थी। हृदय से वह चाची को ही बाप और माँ सब समझता था। आंगन में 3 घर थे, दक्षिण, पूरब और उत्तर तरफ। पश्चिम वाला ढेर खाली था, मिट्टी को 3 भीत और बांस के छप्पर खर के छाए हुए। पूरब वाला घर चाची का था, दक्षिण और उत्तर वाले घर जयनाथ के थे। कमलनाथ को शुभंकरपुर से न कुछ लेना था न देना। अपने हिस्से की जायदाद उन्होंने इन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दी थी। इसी तरह जयनाथ और उमानाथ की रामगंज वाली जायदाद का उपभोग कमलनाथ करते थे। कमलनाथ पढ़े लिखे नहीं थे। उनके 3 लड़के थे, तीनों ही मूर्ख। यह मूर्खता इन लोगों की 4-5 पुश्त की विरासत थी। मिथिला में कहावत है कि मूर्ख का लड़का मूर्ख हो सकता है, मगर पंडित का लड़का पंडित नहीं होगा। परंतु पंडित का लड़का भी पंडित होता है, जैसे कि नील माधव उपाध्याय का पुत्र जय माधव झा। नील माधव के 3 लड़के थे, जय माधव, वेणी माधव और श्री माधव। इनमें 2 अपठित थे, उनके जिम्मे खेतीबाड़ी का काम था। जय माधव के 2 लड़के हुए, सोनमणि और राजमणि। सोनमणि ने व्याकरण का अध्ययन काशी में रहकर किया था। सोनमणि के एकमात्र लड़का हुआ इंद्रमणि। वही मूर्ख भगवान का छत्र सिंहासन बेचकर खा गया। वैद्यनाथ आदि श्री माधव के प्रपौत्र थे। वैद्यनाथ ने पढ़ना आरंभ किया था, परंतु ब्याह के बाद उनकी पढ़ाई शीघ्र बोध और मुहूर्त चिंतामणि तक ही सीमित रह गई। आंगन में पश्चिम वाली निवास भूमि खाली पड़ी थी। उस पर मौसम के मुताबिक भिंडी, बैंगन, मिर्चा वगैरह उपजाया जाता। इससे पूरब तालाब था, दक्षिण बाग और बांस। बाग में 4-6 आम के पेड़ थे, 2 पेड़ कटहल के, 1 बड़हल का, 1 सहीजन का। अड़हुल, इंद्रकमल, करबीर, कनैल, थलकमल, थलकुमुदनी, हर सिंहार, बेला, 2-2 1-1 झाड़ फूल इन फूलों के थे। जम्बिरी नींबू का भी एक बड़ा सा झाड़ था। तालाब में रोहू, वारी, भाकुर से लेकर सिंगी, मांगुर, इच्छा, पोठी यानी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मछलियां उपलब्ध थी। तालाब में इन लोगों का 18वां हिस्सा पड़ता था। तीनों भाइयों के बीच 9 बीघा खेत तो था ही। पुरखों की लगाई हुई अमराई थी, 6वां भाग उसमें भी होता था। यह 10 बट्ठा जमीन ऐसी थी जिसमें खड़ होता था। घर छवाने के लिए खड़ बड़ इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। एक परिवार भैया खबास का था, कुल्ली राउत का। कुल्ली राउत का परदादा ठीठर राउत था। उसने 7 रुपए में अपने को रतिनाथ के दादा के हाथ बेच दिया था। गृहस्थी के उपयुक्त सब कुछ था, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। जयनाथ का मन खेतीबाड़ी में लगता तो घर की यह हालत रहती क्या। सारे खेत बटाई पर लगे हुए थे। पूरी उपज घर में नहीं आती थी। साल साल कुछ खेत बेचना या रेहन रखना पड़ता था। उमानाथ की माँ भला कर ही क्या सकती थी। कोई टोकता तो जयनाथ कह उठते, का चिंता मम जीवने यदि हरदि विश्वम्भरो गीयते। यदि भगवान का नाम विश्वम्भर है तो फिर चिंता किस बात की। खेत जोता ही रह जाएगा यदि बारिश न हो। धन्य भगवान कि खेत उपजता है कि हमारे तुम्हारे मुंह में दोनों जून 5-5 कौर भाग जाता है। धन्य भगवान। जयनाथ को इस बात का बड़ा अभिमान था कि वह ब्राह्मण है। पूजा पाठ, गपशप, सैर सपाटा, बाबा बैद्यनाथ, बाबा विश्वनाथ, दुर्गा तारा काली, इनकी चर्चाओं के अतिरिक्त यदि और कोई वस्तु जयनाथ को प्रिय थी तो वह थी विजया बनाम भंग भवानी। बम्भोले की बूटी का समय पर सेवन हो, वे इसके पाबंद थे। जब आधा पहर दिन रहता तो जयनाथ के नित्य कृत्य का यह महत्वपूर्ण अभ्यास आरंभ हो जाता।
इस सिलसिले में वह मौलवियों का दृष्टांत बड़े ही उल्लासपूर्वक दिया करते। देखो, मौलवी लोग कहीं भी हों, गाड़ी पर, चाहे नाव में, जल में, चाहे थल में, परंतु नमाज का समय जहां आया कि अंगोछा बिछाकर चट से घुटने टेक देंगे। हा, कितनी तत्परता है। और तब जोर जोर से जयनाथ भंग रगड़ने लगते। उनका दीप्त चेहरा और भी दीप्त हो उठता। बीच बीच में सोटे को रोककर कूड़ी की ओर गौर से देख लेते और बोल उठते, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। औरत मर गई तो लोगों ने कहा था दूसरी शादी कर लो जयनाथ, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। लड़का अभी बहुत छोटा है, उसकी देखरेख के लिए भी तो कोई चाहिए। नहीं, जीभ निकाल कर और दोनों हाथ दोनों कानों पर रखकर जयनाथ तब बोले थे, हरे, इतना हल्का मुझे मत समझिए। जगदम्बा की कृपा होगी तो 10 वर्ष में रत्ती ही इस योग्य हो जाएगा। मैं तो अब यही प्रयत्न करूंगा कि देवघर या विंध्याचल में कोई मारवाड़ी अपने राम के लिए छोटी सी एक मुड़ैया डलवा दे बस। सुनने वाले अवाक रह गए थे। कुछ साल जयनाथ रत्ती को इधर उधर टांगते फिरे। पीछे लड़के ने एक दिन झुंझलाकर कहा, इस तरह मैं पढ़ नहीं सकूंगा। भुट्टू और टुन्नो मेरे सहपाठी थे, अब वह मुझसे एक दर्जा आगे हैं। उमानाथ की माँ ने भी समझाया। जयनाथ इस बात पर राजी हो गए कि लड़का गांव में ही रहे और संस्कृत पढ़े। तभी से रत्ती अपनी चाची के पास रहता आया है।